where both generations are diploid and haploid stage is represented. Okay, एक second. Right, alternation of asexual and sexual generation where the generations are diploid and the haploid stage is represented only by gametes. ये तो आप उसमें पढ़ते हो ना, दोनों जनरेशन आपके डिप्लॉइड हैं. राइट, नहीं है, नहीं आपको ये आप एनिमल्स के अंदर पढ़ते हो जहाँ पर हैप्लॉइड स्टेज आपकी गेमीट की होती है. राइट, जो आप उसमें पढ़ते हो सीलेंट्रेटा के मेंबर्स में पढ़ते हो ना, नाइजीरियंस के मेंबर में मेड्यूसा एंड पॉलिप स्टेज, जहाँ एसेक्सुअल सेक्सुअल के बीच में आप ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ते हो, जिसे आप मेटाजेनेसिस का नाम देते हो. बिल्कुल ठीक है. राइट, यू विल नेम दैट एज अ मेटाजेनेसिस. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के टाइम पे तो आप क्या कहते हो यहाँ पर, राइट, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में एक्सचेंज होता है. राइट, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में एक्सचेंज होता है, जहाँ गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है. ठीक है, तो पेटोजेनेसिस नहीं होगा, पार्थिनोजेनेसिस नहीं होगा. राइट, आंसर इज गोइंग टू बी मेटाजेनेसिस. समझ आया क्वेश्चन? एवरीवन अंडरस्टूड? राइट, नाउ द नेक्स्ट वन. राइट, इसी के बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो आता है, that's being there, which one cannot be included under the basic feature of reproduction. Right, basic feature of reproduction में आप इसको include नहीं कर सकते हो. Right, हाँ जी, anyone with an answer? Right, DNA replication, a formation of reproductive unit, and all divisions are mitotic and growth due to synthesis of new protoplasm. बिल्कुल ठीक है, all divisions are mitotic. Right, that's the incorrect one. Right, क्योंकि all divisions are not mitotic. Sexual reproduction के अंदर it also involve the meiosis. Right, that's also being there. The sexual reproduction meiosis भी present है, इसी वजह से हम ये consider नहीं कर सकते that all divisions are mitotic. Right? Now the next one इसी के बाद आपका of the following show sexual dimorphism. ये तो बेटा आपको मंशील सर से पूछना पड़ेगा. Right, मंशील sexual dimorphism का तो मैं इसका आंसर अभी नहीं दूंगी. Next, earthworm fertilization doesn't occur due to, again आपको मंशील सर बताएंगे ये वाला आंसर. Right, उसी के बाद which of the following pheromone in the sexual reproduction, again that one. Natural parthenogenesis occur in, हाँ जी, natural parthenogenesis occur in, anyone with an answer? Right, honeybee to produce drones. Is that be the answer? यही सोच रहे हैं? क्या आंसर होगा इसका? B, sure. अच्छा, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस जो हनीबी में होता है ना, हनीबी के अंदर पार्थिनोजेनेसिस होता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दी नॉट ड्रोन्स. ड्रोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं होता. राइट, नो. Natural parthenogenesis occur in honeybee in order to produce, right, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? मेल को प्रोड्यूस करने के लिए. राइट, मेल को प्रोड्यूस करने के लिए. वर्कर बीज एंड ड्रोन्स जो होते हैं हमारे पास, दे आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस नॉर्मली बाय द प्रोसेस. यस, वर्कर बी को प्रोड्यूस करने के लिए भी कह सकते हो, लेकिन हनीबी टू प्रोड्यूस ड्रोन्स नहीं है यहाँ पर. नो, दैट्स इनकरेक्ट. राइट, तो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस, इसके अंदर जो ऑप्शन आपका आंसर क्या दे रखा है जीशान, इसका मैसेज उसका ऑप्शन कोई भी सही नहीं है. राइट, लेकिन इसने जो आंसर ऑप्शन दिया होगा, मुझे लग रहा है हनी बी टू प्रोड्यूस ड्रोन्स दिया होगा, लेकिन ये गलत है. हनी बी टू प्रोड्यूस ड्रोन प्रोड्यूस नहीं होगी. मैं आपको सेक्शन इसमें पढ़ाऊंगी. राइट, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. राइट, इसको मैं आपको पूरा प्रोसेस पढ़ाऊंगी, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म. राइट, वहां हम ये चीज पढ़ेंगे. ठीक है. राइट, तो ये वाला ऑप्शन इसमें आपका सही नहीं जाएगा. Right, हाँ जी, the embryo may arise either from the egg or from some other cell of the gametophyte in. Right, ये क्या आंसर होगा? Embryo arise from the egg, either from egg or some other cell of the gametophyte. Gametophyte से प्रोड्यूस करना है. राइट, अगर गेमेटोफाइट से प्रोड्यूस कर रहे हो, इसका मतलब आपने एम्ब्रियो सैक, बिल्कुल राइट, नहीं अंकुर, आपने एम्ब्रियो सैक बना दिया. नहीं, दोबारा पढ़ो क्वेश्चन, गलती कैसे कर रहे हो इसके अंदर. राइट, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है? जहां पर आप न्यूक्लियस से डायरेक्टली एम्ब्रियो बनाते हो. ठीक है, यहाँ तो आप क्या कर रहे हो? एग से या फिर अदर सेल ऑफ द गेमेटोफाइट से बना रहे हो. राइट, अगर एग से और अदर सेल ऑफ द गेमेटोफाइट से बनाते हो तो उसको आप क्या कहोगे? दैट इज कॉल्ड एज द प्रोसेस कॉल्ड रिकरेंट एपोमिक्सिस. ठीक है, एम्ब्रियो सैक से बना रहे हो ना फ्रॉम अदर सेल ऑफ द गेमेटोफाइट. राइट, दैट इज रिकरेंट एपोमिक्सिस. रिकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं उसको. एडवेंटिव एम्ब्रियोनी थोड़ी कहते हैं. एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का मतलब होता है न्यूक्लियस से डायरेक्टली एम्ब्रियो बनना. यहाँ तो एम्ब्रियो आप बना रहे हो एग और सम अदर सेल ऑफ द गेमेटोफाइट्स. राइट, दैट्स व्हाई द आंसर इज गोइंग टू बी रिकरेंट एपोमिक्सिस. ठीक है. राइट, वहां से आप अराइज कर रहे हो.
राइट। अच्छा, अब इसके अंदर इसने ये नहीं लिखा विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन स्पेसिफिकली मेंशन कर देता तो आंसर मेरे पास चेंज हो जाता। ठीक है, समझ आया सबको क्वेश्चन? अंडरस्टूड एवरीवन? राइट। तो क्लियर है बेटा, ये चीज आपको मैंने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में भी क्लियर कराई थी, राइट, सेकंड चैप्टर के अंदर, कि हमने यहाँ पे पढ़ा था जब आप न्यूसिलस से या किसी स्पोरोफिटिक टिश्यू से डायरेक्टली एम्ब्रियो बनाते हो तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, अदरवाइज आप उसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी नहीं, अदरवाइज आप उसको रिकरेंट एपोमिक्सिस में डालोगे। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है किसी को भी। राइट, नेक्स्ट हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस बताइए, आपको क्वेश्चन से बताएंगे। टोटिपोटेंट सेल्स रेफर्स टू an undifferentiated cell which can develop into the entire or into a system or entire plant. That's correct. राइट, टोटिपोटेंट सेल वो होता है हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड सेल जो एक ऑर्गन नहीं, एक पूरा का पूरा प्लांट बना सकता है, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। राइट, उसे आप टोटिपोटेंट का नाम देके चलते हो। और प्लूरिपोटेंट वो होता है जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना सकता है। तभी तो हम कहते हैं प्लांट हैव द एबिलिटी ऑफ टोटिपोटेंसी, राइट, while we will say animal have an ability of pluripotency. Right, Arenochoky is related to parthenogenesis से related है Arenochoky। Arenochoky ही हम पढ़ेंगे in the case of the honey bee, जहाँ पर मेल की फॉर्मेशन होती है by the process of parthenogenesis। राइट, उसे हम कहते हैं Arenochoky। Arenochoky मैं पढ़ाऊंगी आपको डिटेल में, वैसे आपने zoology में पढ़ा होगा Arenochoky और Telechoky। पार्थेनोजेनेसिस के दो टाइप्स हैं। ठीक है, मेटाजेनेसिस में से एग्जांपल सेलेक्ट कर लो आप, यहाँ पर एसिलेंट पेटा मेंबर का आंसर आ जाएगा। राइट, सो क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? Understood your questions? Yes, done. कोई डाउट इसके अंदर? ईशान क्लियर हो गए डाउट्स? ओके, एनीवन? देखो, अब ऐसे किसी के डाउट्स होते हैं ना तो एक बार कलेक्ट कर लिया करो, एक पीडीएफ में रख दो, पीडीएफ चैट पे भेज दो। बेस्ट ऑफ अच्छा ऑप्शन लगा मुझे, राइट, यही से क्लियर हो जाएगा। टोटिपोटेंसी में हमने किया। ओके, टोटिपोटेंसी सान्या इट्स बीइंग एन एबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ प्लांट टू डेवलप टू अ कंप्लीट प्लांट। राइट, पूरे प्लांट बॉडी में पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनना एक स्पेसिफिक पार्ट से, दैट इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक पार्ट से एक पर्टिकुलर सिर्फ ऑर्गन का बनना, दैट इज प्लूरिपोटेंसी। ह्यूमन के केस में हम एक ऑर्गन को डेवलप कर सकते हैं, हम पूरे ह्यूमन को डेवलप नहीं कर सकते हमारे किसी भी बॉडी पार्ट से। राइट, इसी वजह से हम उसे कहते हैं प्लूरिपोटेंट इन नेचर। लेकिन प्लांट के अंदर टिश्यू कल्चर के थ्रू तो आप प्लांट का कोई भी पर्टिकुलर टिश्यू ले लो, उससे आप एक नया प्लांट बना सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज दी टोटिपोटेंसी। समझ आ गया सान्या? ठीक है बेटा, राइट, कंप्लीट है यहाँ तक कैरेक्टर सबको अच्छे से? राइट, डन। अच्छा, और कोई पॉइंट? डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर। ओके अंकुल, तो अब मैं पहले डाउट्स पे आ जाती हूँ, फिर एक क्विज करते हैं जरा, अब तक जितने टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड जेनेटिक्स के, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। राइट, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था बच्चा प्लियोट्रॉपी का। राइट, ओके, डायजेनिक एंड डायनेटिक। आज अभिषेक को दोबारा मैं पढ़ाऊंगी डायजेनिक और डायनेटिक वाला कंसेप्ट ना, क्योंकि मुझे उससे शुरू करना है टॉपिक। राइट, डोमिनेंस हमने जब टॉपिक हमने बच्चे पढ़ा था प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी हमने कहा था दैट जीन इज हैविंग द मल्टीपल इफेक्ट। राइट, जब जीन मल्टीपल इफेक्ट को क्रिएट करता है तो हम ये नहीं कहते कि जीन अगर इफेक्ट 1 के लिए डोमिनेंस दे रहा है तो जीन इफेक्ट 2 के लिए भी डोमिनेंस देगा। राइट, तो जीन इफेक्ट 1 के लिए डोमिनेंस दे रहा है, जीन इफेक्ट 2 के लिए डोमिनेंस देगा, जीन इफेक्ट 3 के लिए डोमिनेंस देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जीन अपने इफेक्ट के लिए, जो इफेक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए पर्टिकुलर इनहेरिटेंस शो करता है। इसका मतलब डोमिनेंस एक जीन का फीचर नहीं है कि वो हर जगह डोमिनेंस शो करेगा। हो सकता है वही जीन किसी दूसरे फिनोटाइप को प्रोड्यूस करने के लिए, दूसरे ट्रेट को प्रोड्यूस करने के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा हो, वही जीन किसी दूसरे ट्रेट को प्रोड्यूस करने के लिए, दूसरे कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा हो। दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। राइट, और इस पॉसिबिलिटी के बेसिस पे आप ये कहोगे कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर। एक ऑटोनॉमस का मतलब सेल्फ फीचर, जीन का अपना फीचर डोमिनेंस होना नहीं है। डोमिनेंस किसका फीचर है? इट इज डिसाइडेड बाय द जीन प्रोडक्ट। राइट, dominance is a feature which is not decided by the gene but it is decided by the gene product. Why so guys? जीन प्रोडक्ट क्यों डिसाइड करेगा? क्योंकि जीन प्रोडक्ट ये बताएगा कि अगर इंटरमीडिएट ट्रेट आ गया तो इसका मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ रहा है, अगर टॉल आ गया मेरे पास तो कंप्लीट डोमिनेंस हो रहा है। राइट, और अगर मेरे पास जक्सटापोजिशन वाला इफेक्ट आ गया तो को डोमिनेंस हो रहा है। तो जीन प्रोडक्ट से मुझे पता चल रहा है ना, सो ऑन दैट बेसिस आई विल डिफाइन इट, इट इज गोइंग टू शो दी विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ द फीचर, कि वो क्या शो करने वाला है हमारे पास, हमें ये पता चलेगा। राइट, समझ आया यहाँ तक का पॉइंट? अंडरस्टूड नाउ? अंकुल क्लियर है कंसेप्ट अच्छे से? राइट, अच्छा, अब हमने बेटा लास्ट टाइम तक वी टॉक अबाउट, पहले हमने मेंडलिज्म के बारे में पढ़ा। मेंडलिज्म के बारे में हमने नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ा, दैट इज गोइंग टू बी एक्सेप्शन टू मेंडलिज्म, जहाँ हमने पॉलीजेनिक पढ़ा, प्लियोट्रॉपी पढ़ा, फिर उसके बाद इंटरैक्शंस पढ़े, ये सब हमने कंसेप्ट पढ़ा।
राइट उसी के बाद हमने यहाँ पर फिर स्टार्ट कर दिया नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज बीइंग द बेटिसन-पुन्नेट एक्सपेरिमेंट, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, राइट एंड देन वी टॉक अबाउट द कंप्लीट जो हमने मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से शुरू किया था लास्ट टाइम, राइट यहाँ तक क्लियर है, राइट तो अब मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूंगी, यू विल टेल मी द आंसर, फिर कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चंस करते हैं, राइट और फिर उसके बाद आपका चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, राइट आज हम लिंकेज वाला पार्ट खत्म करेंगे, राइट तो इसीलिए चीज बहुत अच्छे से कंप्लीट करनी है, एक एक चीज अच्छे से समझनी है, राइट सो ओके गाइस वेरी फर्स्ट हाँ जी अंकल कैन जीन बी डोमिनेंट फॉर वन कैरेक्टर एंड रिसेसिव फॉर अनदर, नहीं बेटा, राइट डोमिनेंट रिसेसिव तो वो एक कैरेक्टर के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, उसके ट्रेट के लिए, कि वो एक कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट ट्रेट प्रोड्यूस करेगा या रिसेसिव ट्रेट प्रोड्यूस करेगा या इंटरमीडिएट ट्रेट प्रोड्यूस करेगा, एक कैरेक्टर के लिए वो या तो कंप्लीट डोमिनेंस फॉर कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2 के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कैरेक्टर 3 के लिए कोडोमिनेंस, दैट इज पॉसिबल, राइट अगर वो प्लियोट्रॉपिक है तो, अदरवाइज नहीं, राइट अगर वो प्लियोट्रॉपिक है तो फॉलोज, ठीक है समझ आया अंकुर, हाँ जी वही वाला केस पे आ रही हूँ मैं सामने, वही मुझे एक्चुअली डिस्कस करना है आज क्लास में सबके साथ, राइट ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको अच्छे से, ठीक है, राइट हाँ जी रिसेसिव इज नॉट, रिसेसिव तो बेटा कंप्लीट डोमिनेंस का ही ट्रेट हो गया ना अंकुर, उसके कैसे अलग करोगे, रिसेसिव नेचर कैसे शो करोगे, वो तो एक पर्टिकुलर ट्रेट ही हो गया ना कैरेक्टर का, जो रिसेसिव तो आपका तब भी आएगा जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस, रिसेसिव तब भी आएगा जब कोडोमिनेंस, रिसेसिव तब भी आएगा जब कंप्लीट डोमिनेंस, हाउ विल यू डिफरेंशिएट कि रिसेसिव नहीं आ रहा, तो आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, समझ आया पॉइंट, इसलिए रिसेसिव को हम कोई इसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं लेके चलते, राइट रिसेसिव तो आपको नेचर में मिलेगा ही मिलेगा, इधर 1/4 मिले बट वो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी डिफरेंस किस पे आएगा कि डोमिनेंट कितना मिलता है, राइट और डोमिनेंट कैसे शो हो रहा है उसके बेसिस पे, समझ आ गया पॉइंट, राइट हाँ जी तो अब हमने बेटा यहाँ पर जो स्टेट किया था इसके अंदर, राइट जो हमने स्टार्ट किया अब यहाँ पर सबसे पहले, राइट फर्स्ट स्टेटमेंट एंड टेल मी द आंसर फॉर दैट, right if two genes are located on the same chromosome they never follow independent assortment, true or false, if two genes are present on same chromosome then they never follow independent assortment, right true or false, false, true, okay absolutely true, वेरी गुड, राइट बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, अगर जीन्स दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगे, व्हेन द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द टू डिफरेंट क्रोमोसोम देन ओनली दे आर गोइंग टू शो द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यही तो क्रोमोसोमल थ्योरी ने समझाया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ओके नाउ व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, राइट यस वी कैन से नेवर अंकुर, बिल्कुल हम कह सकते हैं, right and what is the explanation of chromosomal theory of inheritance in one line, explain me that, chromosomal theory of inheritance क्या समझाता है हमें, क्या उसने बताया था हमें कि क्या होता है बेसिकली, कैसे कैरेक्टर फ्लो करता है, कैसे कैरेक्टर मूव करता है, क्या समझाया था हमें उसने, yes chromosomal theory of inheritance to find whether the chromosome and gene distribution occur in the same way or not, very good, right can I simply say that the chromosomal theory of inheritance set a parallelism between the Mendelian factor and the chromosome, that the Mendelian factor and chromosomes remain parallel to each other, yes yani, right so हमने कहा it's being the one जो हमारे पास एक parallelism को set करता है, राइट और वो पैरेललिज्म को जब हमने सेट किया था तो हमने क्या किया था, आर आर वाई वाई याद है, तो हमने आर एक क्रोमोसोम पे लिया था, वाई एक क्रोमोसोम पे लिया था, तभी तो मैंने कहा था कि हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट आएंगे वो आएंगे 50%, जो पेरेंटल आएंगे वो आएंगे 50%, राइट ऑन दैट बेसिस वी विल डिफाइन कि हमारे पास पूरा वर्क हो जाएगा एंड वी गेट द होल जीनोटाइप, जो हमें पूरा मिलेगा यहाँ पर प्रोडक्ट, राइट हमें जो स्पेसिफिक चीज मिल जाएगी यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, दैट 50% पेरेंटल 50% रिकॉम्बिनेंट विल अचीव, इसका मतलब आपने उन जीन को कहाँ लोकेट किया था, सेम क्रोमोसोम या डिफरेंट क्रोमोसोम पे, डिफरेंट कंसेप्ट समझ आया, वी विल लोकेट इट ऑन दी डिफरेंट क्रोमोसोम पे हमने उसको लोकेट कर दिया, ठीक है, अगर मैंने उन्हें सेम क्रोमोसोम पे लोकेट किया तो मेरे पास रेशियो देखो डिस्टर्ब हो गई थी ना बेटिसन एंड पनेट के हिसाब से, राइट तो भाई बेटिसन एंड पनेट में एक स्टेटमेंट दी थी, राइट अब स्टेटमेंट ध्यान से और फिर मुझे उसके बारे में बताना, इफ द टू जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, राइट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी does not depend on arrangement of genes on the chromosome, but it depends on the distance between the two genes. Once again, I repeat the statement. Right. In the case, true. Okay. Right. Again, I repeat the statement. ध्यान से सुनना आप जरा.
In the case of two genes located on same chromosome, right, recombination frequency does not depend on the arrangement, but it depends on the distance between the two genes. बिल्कुल ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अब उसी के रेशो से मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, ये हमने क्रॉस पढ़ा था लास्ट टाइम, and in this cross we talk about the discovery of linkage, which is an exception to the law of independent assortment. जहाँ बेटिसन एंड पनेट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था स्वीट पी के ऊपर लेथायरस ऑर्गेनिटस पे, उन्होंने दो जीन लिए थे बेटा। अब यहाँ मैं सिर्फ इसका इन्फ्लुएंस आपको समझाऊंगी। राइट, टू जीन्स हैव बीन टेकन अप एंड दोनों जीन्स को उन्होंने लोकेट कर दिया था एक ही क्रोमोसोम पे। Two genes have been present and both of them are located on the same chromosome, like P और L. But in the position कि इन्होंने P और L को जब locate किया था तो P and capital parent जो लिया capital P, capital P, capital L, capital small p, small p, small l, small p, ये हमने parent लिया था, ठीक है, राइट। अब हमने ये कहा था, राइट, हाँ जी हाँ जी, वो भी मैं बताऊंगी सामने, वो डिस्कस करेंगे आज, आई रिमेम्बर, राइट। अब मैंने यहाँ पर कहा कि हमारे पास गेमेटोजेनेसिस अगर होता है तो हमने कहा गेमीट हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे। गेमीट के बाद हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में अगर देखा जाए बेटा तो अरेंजमेंट मेरे पास P और L की कैसी है, दैट बोथ P and L both are the two different gene present on the same chromosome at a particular distance x, where both the alleles of the genes are located in the cis position, right, cis manner में located है, that both dominant on the one side and both recessive on the another side. Based on that, उसी की बेसिस पे राइट हमने डिफाइन किया था कि जो हमारे पास आगे टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट आए, राइट, जब हमने टेस्ट क्रॉस परफॉर्म कराया तो मेरे पास एक प्रोजेनी आई दैट इज पर्पल एंड लॉन्ग, दूसरी प्रोजेनी आई पर्पल एंड ब्राउन, राइट, तीसरी प्रोजेनी आई रेड एंड लॉन्ग एंड फोर्थ प्रोजेनी आई रेड एंड लॉन्ग। अब मैंने कहा बेटा ये चार मेरे पास पॉसिबिलिटीज हैं, चार पॉसिबिलिटी में से टेस्ट क्रॉस से रिजल्ट में आएगा तो कोई एक ही ना, राइट, ये तो मेरे पास चार पॉसिबिलिटी है। जब मैंने ये चार पॉसिबिलिटी काउंट करी पॉपुलेशन में कितनी आती है, तो मुझे एक डेटा मिला कि पॉपुलेशन में इन चार पॉसिबिलिटी में से सबसे ज्यादा जो मिलते हैं ना मुझको, राइट, वो फर्स्ट पेरेंटल और जो लास्ट वाला पेरेंटल है उसके मेंबर्स, राइट, तो इनके मेंबर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, जबकि मेरे पास जो रिकॉम्बिनेंट के मेंबर्स है वो बहुत ही कम मिल रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट्स के मेंबर्स मुझे अगर टोटल 16 का मैं सैंपल साइज लेके चलूं तो मेरे का रिकॉम्बिनेंट्स आर कमिंग अप 2/16 while the parental are coming up 14/16, right, based on which a ratio is being assigned as 7:1:1:7, तो एक रेशियो असाइन कर दी गई कि भाई रेशियो हमारे पास 7:1:1:7 इसकी रेशियो होगी टेस्ट क्रॉस की, टेस्ट क्रॉस पहुंचनी आई। अब हमने कहा कि अब जरूरी तो नहीं है ना कि अगर मेरे पास क्रोमोसोम पे जीन एलोकेटेड हो तो वो दो जीन जो प्रेजेंट हो उनके दोनों डोमिनेंट एक साइड हो, दोनों रेसेसिव एक साइड हो, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि बेटा एक डोमिनेंट एक रेसेसिव हो, एक रेसेसिव एक डोमिनेंट हो। उसके लिए हमने कहा अगर F1 आपको वैसा चाहिए तो उसके लिए आपको पेरेंट जो रखने पड़ेंगे वो रखोगे तो प्योर लाइन ही, लेकिन पेरेंट ऐसा नहीं कि दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट और एक में दोनों होमोजाइगस रेसेसिव। आप क्या लेके चलोगे, एक के अंदर एक होमोजाइगस डोमिनेंट एक होमोजाइगस रेसेसिव, दूसरे के अंदर एक होमोजाइगस रेसेसिव एक होमोजाइगस डोमिनेंट। इसका मतलब मैं जो केस 2 लेके चलूं उसके अंदर मैंने पर्पल राउंड और रेड लॉन्ग कर दिया, तो एक डोमिनेंट दे दिया एक रेसेसिव दे दिया, उसके बेसिस पे मैंने F1 जनरेशन यहाँ पर फॉर्म। जो F1 जनरेशन बनी उसमें आ गया कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल L स्मॉल l, दैट इज पर्पल एंड लॉन्ग उसके अंदर जनरेट, ठीक है। अब मेरे पास जो यहाँ पर आया इसमें मैंने जो F1 दिया F1 का क्रॉस कर दिया मैंने रेसेसिव पेरेंट। अगर F1 प्रोजेनी मेरे पास रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस होगी तो हमने F1 प्रोजेनी जो लिया यहाँ पर कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल L क्रॉस विद स्मॉल p स्मॉल l के साथ क्रॉस होगी, तो इससे मेरे पास 4 गेमीट्स आ गए, इससे मेरे पास 2 गेमीट्स है क्योंकि यहाँ तो क्रॉसिंग वो होगा, डिस्टेंस अभी मैंने x वैल्यू का रखा हुआ। तो अब मैं अरेंजमेंट अगर देखती हूँ इस F1 पे अरेंजमेंट कैसी, डोमिनेंट रेसेसिव डोमिनेंट मींस इट इज गोइंग टू फॉलो अप द कंप्लीट ट्रांस अरेंजमेंट। अब अगर मैंने इससे टेस्ट क्रॉस की प्रोजेनी बनाई तो प्रोजेनी में फिर वही 4 पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब मैंने 4 पॉसिबिलिटी देखा तो मुझे फिर पेरेंटल मिले 14/16, रिकॉम्बिनेंट मिले 2/16,
लेकिन अब मैंने रिकॉग्नाइज किया कि पेरेंटल इज नॉट पर्पल एंड ब्राउन, sorry, purple and long. Parental is actually purple and brown. Why? Because we have taken that as the parent. हमने क्रॉस उसके बीच में कराया था, जो हमने यहाँ पर प्योर लाइन पेरेंट लिया था, पर्पल एंड ब्राउन लिया था। इसका मतलब मेरे पास ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, ये दो पेरेंटल ट्रेट्स मेरे पास। इसमें कौन सा ट्रेट आ रहा है? पर्पल एंड लॉन्ग अगर मेरे पास आ रहा है तो वो रिकॉम्बिनेंट है। रेड और ब्राउन अगर मेरे पास आ रहा है तो वो रिकॉम्बिनेंट है। इसका मतलब ये रिकॉम्बिनेंट हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया, लेकिन ये पेरेंटल हो गया और ये पेरेंटल हो गया। अब मैंने कहा अगर मैं इसकी रेशो लिखना चाहूंगी, मैं रेशो तो भाई वैसे ही लिखूंगी जैसे मैंने सिस फॉर्म में लिखी। तो मेरे पास पहले हम, क्योंकि हम जब भी मेंडल की भी रेशो लिखते आए हैं, किसी की भी रेशो लिखते हैं, हमेशा पहले वही लिखते हैं ना जो पहले दो डोमिनेंट आते हैं। पहले दो डोमिनेंट कौन से? पर्पल लो। फिर हमने कहा फिर दूसरा कौन सा? एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, कोई भी रख लो इसके अंदर। रेड तो पर्पल राउंड, रेड राउंड रख लो, पर्पल राउंड रखो, रेड लॉन्ग रखो, और लास्ट में आपका यहाँ पर रेड एंड राउंड होगा जहाँ पर रेसेसिव दोनों आ जाए। अब हम रेशो तो हम वैसे ही बना रहे जैसे मेंडल के टाइम से बनाते आ रहे, लेकिन जब मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो मुझे पता चला कि भाई पर्पल एंड लॉन्ग तो मेरे पास पेरेंटल नहीं है, पर्पल एंड लॉन्ग तो मेरे पास रिकॉम्बिनेंट है। अगर रिकॉम्बिनेंट है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1। रेड और लॉन्ग की मेरे पास वैल्यू कितनी है? 1। लेकिन इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 7 क्योंकि ये पेरेंटल थे ना, और पेरेंटल 14/16 आया। तो ऑन दैट बेसिस मैंने रेशो क्या कह दी? 1:7:7:2। इसका मतलब मुझे यहाँ से ये समझ आया कि आपने दोनों केसेस के अंदर पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी तो सेम रखी, लेकिन आपने एक में रेशो आपने 7:1:1:7 रखी, एक में रेशो 1:7:7:1 रखी। राइट? क्यों? क्योंकि आप ऑर्डर सेम रख रहे हो। ऑर्डर का मतलब लिखने का तरीका सेम है आपका, जिसकी वजह से आप ये शो कर पाओगे कि आपके पेरेंटल जो है वो कौन से हो चुके हैं? मिडिल वाले, और पहले पेरेंटल कौन से थे? कॉर्नर। मीन्स दैट अब हमने इंडिकेट कर दिया कि जीन आपका सिस में हो या ट्रांस में, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। राइट? क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इसलिए चेंज नहीं होगी क्योंकि आपने डिस्टेंस सेम रखा हुआ। मान लो अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाती रहती हूँ, राइट, अगर मेरे पास डिस्टेंस बढ़ता रहता है तो डिस्टेंस बढ़ता रहता है, इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है। अब ये पॉइंट आप अच्छे समझना। अगर मैं डिस्टेंस को चेंज करती तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एब्सोल्युटली चेंज होती, भले पोजीशन चेंज हो या ना हो, डजंट मैटर, बट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी चेंज होती। राइट? इसकी वजह से हम डिफाइन करते हैं दैट मोर द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम, जितना ज्यादा, बहुत ध्यान से लाइन बेटा, मोर द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम, मोर विल बी द चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के उतने ही ज्यादा चांसेस है। ऐसा क्यों? बिकॉज मोर विल बी द इंसिडेंस ऑफ क्रॉसिंग। राइट? क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा है, और जितने ज्यादा क्रॉसिंग ओवर के चांस है उतना ही ज्यादा हमारे पास उसके बेसिस पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। राइट? तो यहाँ से मैंने सिर्फ इतना कंक्लूड कर लिया कि अगर जीन सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड है तो दे डू नॉट फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लेकिन अगर जीन डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, राइट, दे डू फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मुझे प्रिडिक्ट करने में हेल्प किसने करी? टेस्ट क्रॉस। अगर टेस्ट क्रॉस की रेशियो बेटा 1:1:1:1 पॉपुलेशन चेक के बाद मिल जाती है, इसका मतलब 50% रिकॉम्बिनेंट, 50% पेरेंटल प्रॉपर मिल जाते हैं, तो आप कहेंगे इट्स अ मेटीरियल टेस्ट। लेकिन जहां आपकी टेस्ट क्रॉस की रेशियो डेविएट हो गई, जब पेरेंटल आर लेस देन 50%, सॉरी, पेरेंटल आर मोर देन 50% एंड रिकॉम्बिनेंट आर लेस देन 50%, देन वी नेम दैट एज द, राइट, उसको हम बेसिकली डिफाइन करते हैं कि अब वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं करेगा। ठीक है? लेकिन ये बेटिसन एंड पनेट का पूरे एक्सपेरिमेंट का कंफर्मेशन दिया था जब ड्रोसोफिला पे पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया मॉर्गन के थ्रू। उसके बाद कपलिंग और रिपल्शन जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था, जो मैंने यहाँ नहीं पढ़ा है, मैं आज पढ़ाऊंगी एंड में, राइट, उसके थ्रू हमें पता चला। ठीक है? राइट? सो ऑन दैट बेसिस वी विल डिफाइन दिस। राइट? अंडरस्टूड एवरीवन? सो अब सबको समझ आ गया, राइट, ये रेशो कैसे आती है? एवरीवन अंडरस्टूड? राइट? कंप्लीटेड? धनंजय जस्ट लॉग इन वंस अगेन बेटा। राइट? हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक बेटा? सबसे पहले टू एनीवन, राइट, ये कंसेप्ट सबको समझ आ गया है अच्छे से? इस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक डाउट? गुड। राइट? फिर उसके बाद हमने बेटा पढ़ा था एलोसोमिक इनहेरिटेंस। राइट? 50% पॉइंट आई सेड वंस अगेन, अगर रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी 50% है, पेरेंटल की फ्रीक्वेंसी है, in that case हमने कहा recombinant type are produced equivalent to parental type, means it is going to follow the independent assortment, right? But if the
occupancy is less than 50%, right? And that case we will say it is going to follow the concept of linkage, not of the independent assortment. Fine, right? अब समझ आ गया पॉइंट. 50 से ज्यादा कभी पॉसिबल नहीं है बेटा, राइट? 50 से कम या इक्विवेलेंट टू 50 बिकॉज़ 50 इज अ मैक्स वैल्यू. करेक्ट है यहाँ तक अच्छे से, राइट? फाइन, ओके. नाउ एलोसोमिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या था बेटा? राइट, मॉर्गन ने अपना जितना भी एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे किया, वो सभी एक्सपेरिमेंट आपके सेक्स क्रोमोसोम्स पे किए गए, राइट? तो उसीलिए उस प्रोसेस को हमने नाम दिया था सेक्स लिंकेज. तो मेंडल मॉर्गन ने सबसे पहले डिस्कस किया था सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के साथ. यहीं पर मैं दोबारा से क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के लिए ये समझाऊंगी क्योंकि पहले आप कर चुके हो प्रोसेस, बहुत ध्यान से इसको समझना है. राइट, मॉर्गन की क्रॉस में याद रखना है बेटा, फीमेल आर रिटन फर्स्ट, मेल आर रिटन नेक्स्ट, राइट? फीमेल आर यूजुअली गिवन डोमिनेंट ट्रेट एंड द मेल आर गिवन अप द रिसेसिव. ठीक है, राइट? अब हमने कहा जो हमने यहाँ पर क्रॉस 1 किया, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर रेड आई फीमेल को क्रॉस करा दिया व्हाइट आई मेल के साथ, राइट? अब अगर मेरे पास रेड आई फीमेल है तो लिखते टाइम में इसे कैसे लिखेंगे? W प्लस W प्लस, right? So we write it as XW plus cross with XWY, leading to the formation of a map formation किसके ऊपर यहाँ पर, right? XW plus Y and XWY, right? इसका मतलब ऊपर रेड आई फीमेल भी आ गई और रेड आई मेल भी आ गया. अब अगर मैं देखूं बेटा, मदर हैज ट्रांसफर द ट्रेट टू द सन because of which the son is going to be the red eye, right? Mother ने ट्रांसफर कर दिया ट्रेट सन को, right? Father has transferred the trait to the daughter. That's why daughter is going to be carrier. अब कैरियर का कंसेप्ट समझना है. डॉटर इज गोइंग टू बी अ कैरियर, डॉटर कैरियर बनी है हमारे पास. तो मैंने कहा यहाँ पर रेड आई फीमेल को व्हाइट आई मेल के साथ कराया, तो मेरे पास फीमेल भले ही रेड आई बनी है लेकिन फीमेल होमोजाइगस नहीं है. फीमेल क्या है मेरे पास बच्चे? हेट्रोजाइगस, राइट? जहां पर हमने ये डिफाइन किया कि अगर अब मैं सेल्फिंग करती हूँ तो मैंने इसको XW प्लस XW को क्रॉस कराया XW प्लस Y के साथ एंड वी गेट द प्रोजेनी एज F2 प्रोजेनी. वेट आपको बताती हूँ. F2 प्रोजेनी जो है मेरे पास रेड आई फीमेल, दोनों फीमेल कौन सी आ रही है? रेड आई, लेकिन वहीं पर एक मेल कौन सा आ गया? व्हाइट आई. इसका मतलब वी कैन से द डॉटर ट्रांसफर ट्रेट टू द ग्रैंडसन, राइट? ग्रैंडसन को ट्रेट ट्रांसफर किया, बट वन ऑफ द ग्रैंडसन इज कलर ब्लाइंड एंड वन ऑफ द ग्रैंडसन इज गोइंग टू बी, राइट? बिल्कुल, हमने कहा एक ग्रैंडसन जो है हमारे पास कलर ब्लाइंड है और एक ग्रैंडसन जो है हमारे पास वो क्या होगा? सॉरी, कलर ब्लाइंड कह रही हूँ, यहाँ पर आपका व्हाइट आई है, राइट? और एक ग्रैंडसन हमारे पास रेड आई है. ठीक है, ये रेसेसिव का मतलब होता है मेल रेसेसिव नहीं. अब यहाँ पर एक कंडीशन आपने देखी बेटा, राइट? मेल में हमने वाई क्रोमोसोम पे कुछ नहीं दिया, right? Why we haven't given anything to the Y chromosome? Because Y chromosome do not carry the gene except special genes which are called Holandric genes, right? मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, right? Y chromosome के पास कोई special gene नहीं होते except some of the genes are called as the Holandric genes. इन genes को हम नाम क्या देते हैं? Holandric genes. ठीक है, right? ये जो Holandric genes हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ना, right? ये सिर्फ और सिर्फ Y, राइट? अगर मान लो एक कंडीशन में आपसे पूछती हूँ, चलो वाई क्रोमोसोम पे एक्स वाला कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं है, कैन ईदर बी मेल हेट्रोजाइगस फॉर द ट्रेट? कैन ईदर बी मेल हेट्रोजाइगस फॉर द ट्रेट गाइस, राइट? क्या मेल कभी भी हेट्रोजाइगस हो सकता है ट्रेट के लिए? यस और नो? Right? No. Very good, Samya. Male cannot be heterozygous for the trait. Why not heterozygous for the trait? Right? क्योंकि मेल के अंदर जो कंडीशन है उसमें तो एक एक्स ही कैरी करेगा ना, और एक्स जो भी कैरी कर ले, राइट? मींस एक्स जो भी कैरी करेगा मेल उसको शो करेगा, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं यहाँ पर, राइट? यस, अलील्स आर एब्सेंट ऑन वाई. बिल्कुल, अलील्स होते ही नहीं है, राइट? इसीलिए इस जीन को हम नाम देते हैं बेटा एक्स लिंक्ड जीन. That's why it is called as sex linked inheritance. ठीक है, अलील्स ऐसा नहीं, वाई पे कुछ भी नहीं है, वाई पे है स्पेशल जीन्स है, स्पेशल जीन्स के स्पेशल अलील्स है, राइट? सो इसे इसके एक सेकंड के वर्ड लिख लो जरा. इसे हम कहते हैं हेलीजाइगस कंडीशन, राइट? वंस अगेन, इन द केस ऑफ द मेल के केस में, right, Y chromosome do not carry any gene for sex linked traits. Y chromosome कोई भी gene sex linked trait के carry नहीं करता, right? They only X will carry it because Y do not carry it. इसका मतलब
राइट, ये बोला था मैंने यहाँ पर जीशान कि अगर हमारे पास एक्स वाई दे रखा है, मेल के अंदर देखे एक्स वाई, एक्स के ऊपर आपने कोई भी जीन का कोई भी अलील दे दिया, राइट, उस मेल को वही कैरेक्टर शो करना पड़ेगा। तो कैन आई से गाइस, इस कंडीशन में एक लाइन में अगर आपसे और बोलूं तो क्या मैं ये कह सकती हूँ दैट मेल इन मेल एक्स लिंक्ड trait shows pseudo dominance in the recessive state also. X-linked trait shows pseudo-dominance in the recessive state also. Yes, लाइन लिखो ये अच्छे से, राइट, बिल्कुल ये सबकी नोटबुक में लाइन आ जानी चाहिए, राइट, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ that for X-linked स्टार मार्क करके, for X-linked traits genes are only located on X chromosome. Hence, in the case of male, carrier condition never occur. Right, carrier condition नहीं होगा कभी भी. Right, carrier condition never occur. Rather, males are hemizygous in and in recessive genotype and recessive genotype completely show the trait irrespective of any dominance rule. Hence, male show pseudo dominance or recessive alleles. Hemizygous. पॉइंट समझ आया? एवरीवन अंडरस्टूड दिस थिंग? चार्ट में लिखा है मैंने, किसी को कोई क्लियर, कोई पॉइंट इसमें जो पॉइंट करना हो, कोई प्रॉब्लम? नोट हो गया सबका अच्छे से? Yes or no guys? Complete है? जाना अच्छे से? Very good. राइट, अब हेमीजाइगस का मीनिंग, सूडो डोमिनेंस का मीनिंग क्लियर है? अच्छा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मुझे समझाओ जरा यहाँ पर. अच्छा, इससे पहले एक लाइन और बताओ. फीमेल आर सेड टू बी कैरियर इन नेचर नाउ. फीमेल आर सेड टू बी कैरियर बट मेल कैन नेवर बी कैरियर. राइट, फीमेल कैरियर होगी बट मेल कैन नेवर बी कैरियर. अच्छा, इनमें से ये जो मैंने यहाँ F1 प्रोजेनी लिखी है, कोई कैरियर है? F1 प्रोजेनीज में से कोई कैरियर है? यहाँ मेंशन. Anyone having a carrier trait? Yes or no? No. Yes, carrier है. XW plus XW, heterozygous is a carrier ना? Right. अब यहीं पर इसके नीचे नेक्स्ट पॉइंट स्टार मार्क करके लिखो. Heterozygous female is a carrier. Heterozygous female is a carrier for the trait. राइट, समझ आई कंडीशन अच्छे से? फाइन, राइट. हाँ जी, इफ फादर हैज जेनेटिक ट्रेट विल ट्रांसफर द एक्स ओनली. ये मैं अभी क्वेश्चन कराती हूँ बेटा सान्या, ये अभी मैं डिस्कस करती हूँ तो आपको खुद ही क्लियर हो. जेनेटिक डिसीज कॉमन की होती है, आंसर आप खुद ही दोगे अभी इसका. ठीक है, राइट. तो यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया. ये वाला क्रॉस क्लियर है. इस क्रॉस से हमने क्या इंटरप्रिटेशन निकाली थी? दैट 3:1 इज गोइंग टू बी द रिजल्ट. राइट, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट क्रॉस जब किया था
हमने कहा था टेस्ट क्रॉस हम करेंगे तो 1:1 आया था, लेकिन रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट वो नहीं आया था जो आना चाहिए। अगर रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम नहीं आता, इसका मतलब ये ट्रेट कौन सा है हमारे पास, एलोसोमिक ट्रेट, राइट। तो एलोसोमल ट्रेट है हमारे पास, का मतलब ये कंफर्म हो गया दैट द ट्रेट जीन्स आर लोकेटेड ऑन दी एलोसोम। हमने यहाँ पर क्या देखा है, फॉलो द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब ध्यान से देखना, क्रिस क्रॉस का मतलब फादर ट्रांसफर द ट्रेट टू द डॉटर, daughter transfer the trait to the grandson, mother transfer the trait to the son, son transfer the trait to the granddaughter. Because father is transferring the trait to grandson through daughter, daughter के through जा रहा है, mediator के through नाम लिखते हैं, then that's why it is called as diagynic. But granddaughter is getting the trait through son, that's why it is called as the diagynic, right? Cross चल रहा है। डायगाइनिक का मतलब ट्रेट किससे मिल रहा है मुझको, डॉटर से। इंटरमीडिएट जो है ना उसके बेसिस पे नाम दिया। इंटरमीडिएट क्या है मेरे पास, यहाँ पर डॉटर है, उसके बेसिस पे हमने डिफाइन कर दिया, और वहाँ इंटरमीडिएट क्या हमारे पास, सन, उसके बेसिस पे। क्लियर, राइट, अंडरस्टूड एवरीवन। सो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस सबको क्लियर हो गया अच्छे से, डन, कोई डाउट इसके अंदर, राइट। फटाफट से 2 क्वेश्चंस लिखो, राइट, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ताकि वो पॉइंट भी क्लियर हो जाए अच्छे से। Right? Right. So let's have the very first question. Very question. Very first question. Okay. Now, first one. A colorblind man marries a woman. Colorblind man marries a woman who had colorblind father. Marries a woman who had colorblind father. Full stop. What will be the probability? What will be the probability that one of their grandson is affected? What will be the probability that their grandson will be affected? Grandson will be affected. Right. Bracket. Color blindness is X-linked recessive disorder. Color blindness is X-linked recessive disorder. दोबारा करो अंकुरित। One by 4. Okay, Mayank. 100% Ankur, Swatantra 1. Okay. Try to solve the question and give me the cases. Question solve करने की कोशिश करो, मुझे cases दो पहले इसके। Cases क्या बने? One by 2, 1 by 4, 100%. चलो बात है। Okay. %, okay. यहाँ पर मैं केस जरा बनाती हूँ। Okay guys, so जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे ही बनाते हैं इसमें। Question stated color blind, चेक करते जाना। n equals to
CY, and female with colorblind father. Means female is carrier. XX. एक X पे नहीं दिया, एक X पे मैंने C दिया. That's the meaning of heterozygous. Heterozygous condition हो गया ना कि एक X पे जीन नहीं है allele, एक X पे present है. ठीक है? Right. अब हमने कहा यहाँ पर. Now their progeny. जो इनकी progeny आएगी वो क्या आएगा मेरे पास? XC, comma XC, comma XY, CY. ये आ गई condition. Means I get 50% daughter, deceased, and 50% son, deceased. ठीक है. क्वेश्चन ने मुझसे पूछा बेटा ग्रैंडसन. Grandson to be affected. Depends on. Grandson को ट्रीट कौन देगा? Daughter. Daughter will provide. Daughter gene. Father का कुछ भी हो. ठीक है. Doesn't matter. कोई मैटर नहीं करता. अब मैंने यहाँ पर लिया डॉटर का. डॉटर का जीनोटाइप है वो एक है XXC. अब अगर XXC देखा जाए तो इसके चांसेस क्या है? ये 50% ट्रांसमिशन करेगा टू ग्रैंड्स. लेकिन अगर मैं लेके चलती हूँ डॉटर इज डिसीज्ड, डिसीज भी आई है मेरे पास. हाउ इट विल शो 100% ट्रांसमिशन answer is 50% or 100%. समझ आया क्वेश्चन कैसे किया मैंने? मुझे ग्रैंडसन का बताना है ना. देखो मुझे ना ज्यादा सोचना नहीं होता इन क्वेश्चंस. अब इसमें मुझे ज्यादा सोचना क्यों नहीं था? सिर्फ एक सिंपल ट्रिक लगानी और एक चीज याद रखनी. Whenever there is a transmission to the male will get X from the mother, X from the mother, Y from the father. Father is not contributing anything for the X-linked trait to the son. ठीक है. फादर सन के लिए कुछ ट्रांसफर नहीं करेगा, ये चीज याद रखना. ठीक है. राइट. फादर सन को सिर्फ वाई देगा. X-linked trait का पूरा ट्रांसमिशन किस पे? मदर. जो मदर का जीनोटाइप है वही आपका आगे जाके सन का जीनोटाइप. डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर. समझ आया पॉइंट? यू अंडरस्टूड? क्वेश्चन क्लियर है बेटा सबका? फाइन. नेक्स्ट से बढ़ जाए आगे. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट देखो अब एक और टाइप वो भी क्लियर करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट. राइट अनदर क्वेश्चन. normal men marries a hemophilic woman. Normal men marries a hemophilic woman. What will be the probability? That the granddaughter will be affected? What will be the probability that the granddaughter will be affected? Again, hemophilia is X-linked recessive.
Repeat the question. Okay, Anshika. I say a normal man marries a hemophilic woman. What will be the probability that their granddaughter will be affected? Zero. Okay, Zisha. No, no one is affected, Siddhant. Okay. Sononi also zero. No one is affected. Abhishek zero. Shreya, Sanya zero. Jasmine zero. Okay. Right, sure है. अच्छा अभी का सॉल्व कर लेते हैं चलो. Questions से. क्वेश्चन ने हमसे कहा normal men is there into the XY and hemophilic women XH. ठीक है. अब क्वेश्चन ने कहा मुझसे their progeny नहीं कहा. progeny आएगी भी यहाँ पर XHX XXH. means 100% unreleased and none of the daughter ceased but डॉटर डिसीज नहीं है लेकिन हाँ हमारे पास क्या है. अब हमने कंडीशन क्या ली इसके अंदर. क्वेश्चन ने मुझसे पूछा ग्रैंड डॉटर के बारे में. ग्रैंड डॉटर की अकरेंस किस पे डिपेंड करेगी. एक्स कहाँ से आएगा फादर से, कहाँ से आएगा मदर से. ठीक है, ग्रैंड डॉटर बनेगी. अगर मैं क्रॉस लेके चलती हूँ XHY क्रॉस विद, अब ध्यान से समझना जरा क्वेश्चन. XXH है मेरे पास. अब इस कंडीशन से अगर मैं ग्रैंड डॉटर देखूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा. XH एक, लेकिन एक आएगा यहाँ पर XH मीन्स 50% समझ आया पॉइंट. 0% क्यों आंसर नहीं है. कैसे निकाला था 0%. डॉटर को जो ट्रेड जाता है उसमें एक्स तो दोनों पेरेंट कंट्रीब्यूट करते हैं ना. ये तो सोचो. ठीक है, ये तो सोचो बेटा. राइट. अगर मैं यहाँ पर लेके चलती कि हमारे पास डॉटर के पास 2 एक्स है, वो एक एक्स फादर से जा रहा है, एक एक्स मदर से जा रहा है. ग्रैंड डॉटर का मतलब किससे ट्रेड जाएगा. सन से. सन के पास एक्स है तो आपने डायरेक्ट कैरियर बना दिया उसको. लेकिन ग्रैंड डॉटर जो बना है वो आपका बना तो F1 की जनरेशन से ही है ना. राइट. तो ये तो सोचोगे ना कि या तो आपका 50% आंसर 0% भी हो सकता है ऑप्शन में. अब अगर ऑप्शन देगा 0% और 50% बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं लेके क्या चलूंगी मेनली इसको 50% क्योंकि मुझे अभी ऊपर पेरेंट नहीं दे रखे. डायरेक्ट ग्रैंड डॉटर पूछ रहे, इसी वजह से. समझ आ गया यहाँ तक का कंसेप्ट. एवरीवन अंडरस्टूड. क्वेश्चन कह रहे हैं राइट 3 केसेस विल बी देयर. नॉर्मल मदर कैरियर. नहीं अंकुर, हमने केसेस कैसे लिए. केसेस हमने ये F1 वाला केस बनाया ना. राइट. F1 से कैरी कर रहे हैं. ग्रैंड डॉटर उसी को कह रहे हो आप F2 को. ठीक है, F1 की सेल्फिंग से आप F2 को ले रहे हो तो F1 में जो आ रहा है मदर उसका ट्रेड लेके चलोगे. ठीक है, जब तक क्वेश्चन आपको स्पेसिफिक ना कह दे कि आपको क्या लेके चलना है तब आप ऐसे लेके चलो, उसके हिसाब से आंसर निकालो. समझ आया पॉइंट. राइट. एवरीवन अंडरस्टूड. कंप्लीट है यहाँ तक का केस. फाइन.
राइट, सो क्वेश्चन क्लियर हुआ अच्छे से? ओके, तो यहाँ तक क्लियर है अच्छे से, अब आगे बढ़ जाए। चलो, तो अब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को ना फाइनली स्टडी किया गया था, राइट, बाय दी कंप्लीट जो है मॉर्गन ने जब पूरा पढ़ लिया तो इसकी एप्लीकेशन लगानी थी, मेडिसिन एंड कनेक्ट का भी एक्सपेरिमेंट देखना था कि कैसे वर्क करता है, राइट। तो उसी के बेसिस पे हमने नेक्स्ट जो काम स्टार्ट किया, दैट्स मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। और मॉर्गन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट लिया वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था सटन एंड बोरी की थ्योरी, राइट। तो सटन एंड बोरी की क्रोमोसोमल थ्योरी का एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था व्हिच वाज गिवन बाय थॉमस हंट मॉर्गन, राइट, जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे होता है। थॉमस हंट मॉर्गन बेटा फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स आल्सो ही सेड, राइट। तो उन्होंने उनके कोलीग्स ने मिलके बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरिएशंस को भी डिस्कस किया था, राइट। और उसी के बाद उन्होंने वर्क किया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे, राइट, जो सूटेबल है इन स्टडीज के लिए, राइट। क्यों ऐसा हमने किया, क्यों एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के लिए यूज एज अ मटेरियल, राइट, फॉर एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, राइट, बिकॉज ड्रोसोफिला को यूज करना इसलिए इजी था बेटा क्योंकि ड्रोसोफिला का एक साइज भी छोटा है और सिंपल सिंथेटिक मीडियम में लैब में आप इसे बड़े आराम से ग्रो करा सकते हैं। You can simply grow it on the synthetic medium, synthetic medium में लेबोरेटरी में आप इसे ग्रो करा सकते हो, राइट। जहाँ पर आप अनराइप रेगुलेशन ओवर राइप आप मैंगोज ओवर राइप बनानास को लेके चलोगे वहाँ ये इजीली ग्रो कर जाएगी। इसकी लाइफ साइकिल भी टोटल बहुत ही छोटी है, राइट, जिसकी वजह से आप थ्रू आउट द ईयर इसको ब्रीड करा सकते हो, बहुत सारी ऑफस्प्रिंग इससे प्रोड्यूस करा सकते हो सिंगल मेकिंग से, राइट। और उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर जो होता है फीमेल और मेल में डिस्टिंग्विश बहुत आसानी से हो जाता है। अब पॉइंट आया मुझे फीमेल में ऐसी जरूरत नहीं पड़ी फीमेल और मेल में आइडेंटिफाई करने में, इसमें क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हम मॉर्गन के अंदर एलोसोमल ट्रेट्स को पढ़ रहे हैं। अगर हम मॉर्गन में एलोसोमल ट्रेट्स को पढ़ते हैं इसका मतलब हमें जरूरत है ये पता करने की कि मेल और फीमेल डिस्टिंग्विश एक दूसरे से सरफेस फीचर्स पे है या नहीं है। हम जानते हैं कि फीमेल्स आर डिस्टिंग्विशेबल बिकॉज ऑफ देयर लार्ज बॉडी साइज है फीमेल का, जहाँ पे ओविपोसिटर स्ट्रक्चर है, एग लेइंग स्ट्रक्चर जो है, राइट। उसी के साथ साथ एक्स एक्स और एक्स वाई का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, राइट, जहाँ पर आप ये लिख के चलते हो कि एक्स एक्स इन द केस ऑफ द फीमेल, राइट, एक्स वाई इन द केस ऑफ द मेल, वेयर वाई इज एक्रोसेंट्रिक इन नेचर, दैट्स व्हाई हुड, राइट, वाई एक्रोसेंट्रिक होता है, इसीलिए देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है आपको हुड दिखता है, राइट। उसी के साथ साथ आपने कहा यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम, नहीं, तो इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम ये 4 पेयर्स है, सिर्फ और सिर्फ 4 पेयर्स है, राइट। और वेरिएशन भी इसके अंदर जो दिख रही है हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, राइट, बिकॉज़ ऑफ व्हिच ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर बिकम द मेजर मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एवरीवन क्लियर है, यहाँ तक पॉइंट याद रहेंगे अच्छे से, राइट। सो दिस इज बेसिकली बीइंग कैरेक्टर बेटा, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज याद रखना, हमने ये नहीं कहा कि इसका लाइफ स्पैन 2 हफ्ते का है, इसकी लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन तो बड़ा है इसका, इसकी लाइफ साइकिल मींस रिप्रोडक्टिव साइकिल, आपको 2 हफ्ते में नई इसकी मिल जाएगी, नया ऑर्गेनिज्म मिल जाएगी, राइट। वो आप यहाँ पर डिफाइन कर लो, समझ आ गया पॉइंट, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए किसी से, ठीक है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी डिफाइन इन दिस कंडीशन, राइट, हमने डिफाइन किया। अब हमने कहा कि इसी ड्रोसोफिला को यूज करके, राइट, जो नेक्स्ट काम किया गया दैट इज बीइंग डन बाय द मॉर्गन ने जो काम किया, राइट, वो काम हमारे पास क्या था, मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स जो हमने शुरू किए वो हम देखेंगे यहाँ पर, राइट। सो विल स्टार्ट विद द मॉर्गन एक्सपेरिमेंट ऑन द लिंकेज। मॉर्गन ने थ्योरी ऑफ लिंकेज को डेमोंस्ट्रेट किया, राइट, और ये पूरा मॉर्गन एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है हमारे पास। हमने कहा मॉर्गन का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, मॉर्गन ने लिंकेज पे जो पहला एक्सपेरिमेंट किया वो डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, सबके हाथ साथ साथ चलते रहे, राइट। एक्सपेरिमेंट के साथ आप कंप्लीट करते रहो, जैसे जैसे मैं समझाती चली जाऊंगी वैसे वैसे आपके हाथ में चलते जाने चाहिए, राइट। सो मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट लिंकेज पे जो किया गया दैट्स डाइहाइब्रिड क्रॉस, राइट, जिसके अंदर उन्होंने 2 चीजें ली, वन इज बॉडी कलर एंड अदर इज आई कलर, ठीक है। क्रॉस ए के अंदर उन्होंने लिया येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल, राइट, एंड क्रॉस बी के अंदर उन्होंने लिया ब्राउन बॉडी रेड आई फीमेल, राइट। नाउ ऑन द बेसिस उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया है यहाँ पर, राइट, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा फीमेल लेके चलेंगे मेल लेके चलेंगे, ये हमने अभी पढ़ा था, राइट। बॉडी के यहाँ पर 2 कलर्स प्रेजेंट है, दैट इज गोइंग टू बी येलो एंड ब्राउन, ब्राउन इज डोमिनेंट वन। आई के भी 2 कलर है, व्हाइट एंड रेड, वेयर व्हाइट इज द रिसेसिव, राइट। तो डोमिनेंट मेरे पास रेड आई है, डोमिनेंट मेरे पास ब्राउन बॉडी है, तो मींस ब्राउन बॉडी रेड आई इज अ वाइल्ड टाइप ट्रेट, कौन सा ट्रेट है, वाइल्ड टाइप, राइट। लेकिन वहीं पर येलो बॉडी एंड व्हाइट आई इज गोइंग टू बी दी वन व्हिच इज अ म्यूटेंट टाइप। हम जनरली बेटा क्या देते हैं, फीमेल को डोमिनेंट देते हैं,
लेकिन यहाँ मैंने फीमेल को रेसिसिव दिए, तो मुझे ये बताओ मैं नॉर्मल क्रॉस करा रही हूँ या रेसिप्रोकल क्रॉस करा रही हूँ? विच क्रॉस वी आर वी डूइंग द नॉर्मल क्रॉस और वी डूइंग द रेसिप्रोकल क्रॉस? कौन सा क्रॉस हम कर रहे हैं यहाँ पर? राइट, इसके अंदर डाई हाइब्रिड में वेरी गुड, रेसिप्रोकल क्रॉस। नॉर्मल नहीं अंकल, रेसिप्रोकल क्रॉस बताया था ना। नॉर्मल क्रॉस का मतलब क्या होगा? जहाँ पर आप फीमेल को डोमिनेंट दोगे, मेल को रेसिसिव दोगे, लेकिन यहाँ पर आप फीमेल को रेसिसिव दे रहे हो, मेल को डोमिनेंट दे रहे हो। राइट, तो देखो मैंने y और w की पोजीशनिंग की। जब हम ब्राउन बॉडी की बात करते हैं तो हमने उसने कहा y प्लस, और येलो बॉडी के अंदर हमने क्या लिख दिया? सिंपल y। मैंने कहा यहाँ पर y प्लस w प्लस, यहाँ पर y एंड w। नाउ y w इस पे आ गया, y प्लस w प्लस इस पे आ गया, वी गो फॉर गैमेटोजेनेसिस। यहाँ से गैमेट्स के बन गए एंड गैमेट्स इसके बन गए। यहाँ पर y प्लस w प्लस एंड y। राइट, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं कंबाइन करती हूँ। मैंने कहा था पहले डोमिनेंट ऊपर, तो y प्लस w प्लस को लिखो, नीचे y w को लिखो, तो इट्स वाइल्ड टाइप फीमेल। राइट, एंड गोइंग टू बी रेड आई एंड ब्राउन बॉडी। रेड आई और ब्राउन बॉडी आएगा, लेकिन जब मेरे पास y w आ गया तो मेल कैसा हो गया? म्यूटेंट टाइप। नाउ टेल मी गाइस, इज इट फॉलो द क्रिस इनहेरिटेंस? राइट, क्या मेरे पास क्रिस इनहेरिटेंस फॉलो हो गया इसके अंदर? यस और नो? इसके अंदर फर्स्ट स्टेज क्रिस इनहेरिटेंस की फॉलो हो चुकी है। Right, that father has transferred the trait to the daughter and mother has transferred the trait to the son. Exactly, son को जा चुका है ना ट्रेन। राइट, यहाँ पर हमारे पास F1 जनरेशन बनने तक का काम पूरा हो। अब हमने कहा हम क्या करेंगे? F1 जनरेशन की सेल्फिंग। अगर मैं सेल्फिंग करती हूँ F1 जनरेशन की, तो हमने यहाँ पर लिया y प्लस w प्लस और नीचे y w, उसका क्रॉस करा दिया y w एंड अनदर वन ऐसी y क्रोमोसोम। अब देखा जाए तो इनके अंदर कुछ डिस्टेंस तो प्रेजेंट है ना, कुछ डिस्टेंस प्रेजेंट है, तो क्रॉसिंग हो चुका है, हो सकता है। राइट, सो हमने यहाँ डिफाइन किया इसको क्रोमैटिड 3 4 5 6। राइट, सो हमने कहा यहाँ पर y प्लस w प्लस के बीच में क्रोमैटिड 7 8 है बीच में, बिकॉज ऑफ विच हमने कहा यहाँ पर हमारे पास गैमीट्स कौन से बन जाएंगे? एक तो y प्लस w प्लस आ गया नॉर्मल पेरेंटल वाला, फिर कौन सा आ गया? y प्लस एंड w। राइट, एंड नेक्स्ट कौन सा आ गया? w प्लस एंड y एंड w प्लस एंड अनदर वन y एंड w। अब जब मैं इनको कंबाइन करती हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है बेटा? 8 प्रोजेनीज आती है, एंड इन द 8 प्रोजेनीज 4 आर द मेल, 4 आर द फीमेल। राइट, जहाँ हमने ये डिफाइन किया, राइट, दैट इन द कंडीशन जो हमारे पास सबसे पहला है देखा गया, तो उसके पास सबके सब वाइल्ड टाइप है। राइट, व्हाई? बिकॉज हैविंग द रेड आई एंड द ब्राउन बॉडी। ठीक है, सेकंड आया हमारे पास, तो आपका यहाँ पर डिफाइन उसमें क्या हुआ है? यहाँ पर ब्राउन बॉडी एंड व्हाइट है। राइट, अब जो हमारे पास ये कंसेप्ट है बेटा, ब्राउन बॉडी एंड व्हाइट है, इट्स अ रिकॉम्बिनेंट वन। पेरेंटल में भी क्या था हमारे पास? यस बिल्कुल, तो हमने पेरेंटल में भी दोनों रिसेसिव है, दोनों डोमिनेंट दिए, तो डोमिनेंट रिसेसिव तो हमारे पास वाइल्ड टाइप हो गया, सॉरी म्यूटेंट टाइप हो गया। फिर हमारे पास रिकॉम्बिनेंट में जो आ गया, राइट, दैट्स गोइंग टू बी द येलो बॉडी एंड रेड आई, और लास्ट मेरे पास म्यूटेंट है। इसका मतलब ये मेरे पास टोटल 4 वापस से प्रोजेनीज अचीव। अब मैंने जब क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने के बाद मैं गेट बेसिकली मेंडल को F2 जनरेट, और यहाँ रिकॉम्बिनेंट जो मिले सिर्फ और सिर्फ 1.3%, right, while the parental type are 98.7%. That's a very amazing fact. 98.7% parental type, 1.3% आपका रिकॉम्बिनेंट टाइप। अभी कैसे है वो मैं भी समझाती हूँ। राइट, तो अब मैंने यहाँ पर कहा कि इसके अंदर इतना यहाँ पर काम हुआ हमारे पास कि हमारे पास पेरेंटल टाइप और उसके साथ रिकॉम्बिनेंट टाइप का अमाउंट आ गया। अब मैंने कहा मुझे क्या करना है? I have to go for the next clause which is being defined as the clause B, राइट, जो मेरे पास अब clause B है। तो हमने कहा यहाँ पर clause B देखा जाए तो clause B हमारे पास क्या है? स्क्रीन सबको विजिबल है ना? राइट, देखो clause B में हमने क्या किया बेटा? यहाँ पर clause B में हमने दो अलग ट्रेट लिए, वन इज बेसिकली द आई कलर एंड अनदर इज द विंग साइज। राइट, clause के नाम एज इट इज याद रखने हैं। राइट, जो clause A है बेटा आपका, राइट, वेट यहीं पर आएगा, clause इसमें आएगा। राइट, देखो ये हमने क्रॉस ए लिया था, क्रॉस ए में हमने क्या लिया था आपका यहाँ पर? बॉडी कलर एंड आई कलर। क्रॉस बी में मैंने क्या लिया है यहाँ पर? आई कलर एंड विंग साइज। क्रॉस बी में आई हैव टेकन आई कलर एंड विंग साइज, क्रॉस ए में आई हैव टेकन राइट बॉडी कलर एंड आई। नाउ वी ऑब्जर्व, अब हमने ये चीज इसमें ऑब्जर्व करी कि अगर हम देखें तो y और w के बीच का जो डिस्टेंस है, और यहाँ W और M के बीच का जो डिस्टेंस है, किसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है? मेरे पास W और M के बीच। राइट, तो W और M के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, Y और W के बीच का डिस्टेंस कम। राइट, सो ऑन दैट बेसिस हमने ये डिफाइन कर लिया कि मेरे पास अगर ये वाइट मिनिएचर और विल टाइप का फ्यूजन हुआ,
सो वापस से मूवमेंट तो हुई, लेकिन यहाँ पर देखो इसके अंदर कितने गेमीट्स हैं, ओनली लेस, लेकिन इसके अंदर हमारे पास कितने हैं, हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा है ना, जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना क्रॉसिंग ओवर के चांस ज्यादा होंगे। तो F1 तो नॉर्मल बन गई मेरे पास, चलो ठीक है, हमने कहा F1 बन गई, तो अब हम बनाते हैं F2, राइट। F2 अगर बनाएंगे तो बेटा सबसे पहले तो आ जाओ यहाँ पर गेमीट्स कौन से होंगे, तो सबसे पहले तो वाई एम डब्ल्यू एम हो गया, फिर डब्ल्यू एम एंड आपका यहाँ पर हो गया मेन वाला, राइट। देन उसके बाद आपका W प्लस एंड M, दिस वाई W प्लस एंड M, क्योंकि आप उसमें क्या करा चुके हो, क्रॉसिंग ओवर, एंड W एंड M प्लस, तो W M प्लस एंड W प्लस एंड M को आगे जाके इनके साथ फर्टिलाइज करें, फाइन, राइट। सो वी सिंपली से कि अब मेरे पास जो पेरेंटल टाइप आए वो कितने आ गए, 62.8%, एंड रिकॉम्बिनेंट आ गए 37.2%, फाइन। सो ऑन दैट बेसिस हमें यहाँ पर पता चल गया कि हमारे पास पेरेंटल टाइप एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप आर नॉट द सेम इन बोथ द केसेस। अब मुझे ये समझाओ बेटा, अगर दोनों केसेस में रेशियो सेम नहीं आ रही तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, राइट? इज इट इंडिकेटिंग दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, right? Or it is indicating that the gene position will cause some difference, right? क्या हो रहा है हमारे पास, right? Distance variable है, या फिर हम ये कहें कि हम यहाँ पर basically उसका sign distance, very good, हमने कहा distance is going to be change, distance हमारे पास variable है, और अगर distance variable है इसका मतलब recombination की frequency भी क्या हो गई, variable। तो यहाँ से can I state one statement that more the distance between the two chain, more will be the assignment, और वी कैन से जितना ज्यादा हमारे पास डिस्टेंस होगा उतना जो आपने असाइन कर रखा है जीन्स को उनकी बेसिस पे, राइट, लिंकेज का चांसेस क्या हो जाएगा, कम। लिंकेज का मतलब नाउ फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स टुगेदर, राइट, जीन्स का एक दूसरे के साथ फिजिकल एसोसिएशन होगा, राइट। सब देखिए यहाँ मैंने सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग के बाद ये रिजल्ट आ गया, तो आई गेट F2 white eyed and miniature wing, green eyed miniature wing, F1 generation, then we go for selfing in F2 generation, F2 में रिजल्ट क्या आ गया 62.8% and then 7.2%। Now I say, अब मैंने कहा जो रिजल्ट है क्रॉस या क्रॉस बी का, रिजल्ट सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाला, रिजल्ट ऑफ क्रॉस एंड क्रॉस बी कंक्लूडेड दैट जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोसिस्टम, राइट। जो जीन्स हमारे पास आई कलर के लिए, बॉडी कलर के लिए और विंग साइज के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं किया। इसका मतलब on the different chromosome rather they are present on these same chromosome at a significant distance from each other, right? इसी physical association of two or more genes together is called as linkage, right? So physical association of two genes, right, are going to follow up the concept of linkage, which decide the physical association of two on the same chromosome, and the recombination means generation of new parental gene combination, नए पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन की जनरेशन होगी, जिसे हम नाम क्या देंगे एज सच दिस वन, राइट। समझ आया यहाँ तक का पॉइंट, राइट। नाउ मॉर्गन ने ऑब्जर्व ये किया कि रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है हमारे पास 1.3% एंड क्वाइट हाई इन द क्रॉस बी, तो इसका मतलब जीन का आई कलर एंड बॉडी कलर आर टाइटली लिंक्ड, लेकिन जीन का आई कलर एंड विंग साइज आर दूसरे, राइट। कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा यहाँ पर, राइट। अच्छे से समझ आ गया, तो मैं यहीं पर ये इंफरेंस बनाऊंगी, ये सारे इंफरेंस सब अच्छे से याद रखूंगी क्या है, राइट। सो जीन पोजीशन तो है बेटा हमारे पास जो वर्क कर रहा है, जीन पोजीशन इज द वन ओनली ना। जीन पोजीशन का मतलब आप इसमें डिफाइन कर रहे हो कि आपकी मूवमेंट कैसे हो रही है, ठीक है, आप मूव कैसे करा रहे हो पोजीशन, राइट। सिस पोजीशन है या ट्रांसपोजिशन है, आपने सिर्फ इतना कह दिया कि आपको जो पेरेंटल में मिला और जो रिकॉम्बिनेंट मिला उसके बेसिस पे आपने डिफाइन कर दिया कि दो जीन के बीच की फिजिकल एसोसिएशन को लिंकेज का नाम दे दिया और जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन को रिकॉम्बिनेशन का नाम दे दिया। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप अगर मेरे पास कम आ रहे हैं किसी के अंदर और किसी क्रॉस में ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब अगर वो तीनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं, राइट, तो हम ये कह देंगे कि दो जीन्स जो है बहुत पास में लिंक्ड है एक दूसरे से और दो जीन्स बहुत दूर लिंक्ड है एक दूसरे से। कंसेप्ट समझ आया सबको अच्छे से? एवरीवन अंडरस्टूड? यस, ओके। नाउ अब मैं स्टेटमेंट इसमें कोट करती हूँ, बहुत ध्यान से फ्लो चार्ट अच्छे से क्या करना है। मोर द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, lesser will be the intensity of linkage, more will be the chances of recombination। देखा, जितना ज्यादा दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस रखोगे, ऑब्वियस बात है जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना उनके बीच की इंटेंसिटी ऑफ लिंकेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी,
और उतना उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन का चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है बेटा, रिकॉम्बिनेशन का चांस क्यों बढ़ता है? क्योंकि जितना ज्यादा आप डिस्टेंस रखते हो ना, उतना रिकॉम्बिनेज एंजाइम को चांस मिलता है मियोसिस के टाइम क्रॉसओवर करने का। और अगर मियोसिस के टाइम क्रॉसओवर सक्सेसफुली होता है तो 4 गैमीट में से ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि क्रॉसओवर गैमीट की फॉर्मेशन। और अगर क्रॉसओवर गैमीट की फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ गई तो उसकी वजह से हमारे पास ऑफस्प्रिंग जो बनेगा उसके अंदर वेरिएशंस आना फिक्स हो जाएगा। राइट, दैट इज व्हाई वी डिफाइन दिस कंडीशन, इसीलिए हम ये डिफाइन करते हैं। समझ आया पॉइंट अच्छे से सबको? रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कैसे बढ़ रहे हैं, और अगर रिकॉम्बिनेशन के चांस बढ़ रहे हैं तो नॉन पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड में बनेंगे। लेकिन एक चीज अच्छे से याद रखनी है, राइट, दैट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हैज टू बी लेस देन 50%। अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50 से कम होगी तभी आप उसे कहोगे वो कहीं ना कहीं से लिंक है। राइट, अब सेकंड स्टेटमेंट ऐसे ही मैंने कही यहाँ पर, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी इंटेंसिटी ऑफ लिंकेज उनके बीच में ज्यादा है, उतना स्पेस रिकॉम्बिनेज को काम करने का कम मिला है। इसका मतलब उतना रिकॉम्बिनेशन का चांस भी कम है और उतने ही कम रिकॉम्बिनेंट्स हमारे पास बने। ठीक है, तो मीन्स रिकॉम्बिनेंट के नंबर हमारे पास कम है। तो अगर मैं पहले वाले केस के अंदर कहूँ ना रिकॉम्बिनेंट 20 से 30% है, तो सेकेंड वाले केस के अंदर रिकॉम्बिनेंट हार्डली 1 से 5%। ठीक है, लेकिन मैंने एक थर्ड केस यहाँ पर स्टडी किया। मैंने कहा अगर जीन दो अलग अलग क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, इसका मतलब वो लिंकेज तो शो कर ही नहीं सकते। जब तक वो एक क्रोमोसोम पे नहीं है वो लिंकेज शो नहीं करेंगे। They are on the different chromosome means no linkage, they will follow independent assortment, independent assortment follow करेंगे। और जहाँ कोई भी पॉइंट, कोई भी हमारे पास जीन सेट आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर देता है, हम कहते हैं पेरेंटल टाइप 50%, रिकॉम्बिनेंट टाइप 50%। याद रहेगा यहाँ तक? एवरीवन अंडरस्टैंड? ये कंसेप्ट क्लियर है सबको अच्छे से? कंप्लीट है बेटा? राइट, लिंकेज का कंसेप्ट समझ आया? क्योंकि ये चीज क्लियर होगी तभी इसके क्वेश्चंस भी कर पाओगे। राइट, तभी इसके क्वेश्चन भी डिफाइन कर पाओगे। रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट 50 से ज्यादा इसीलिए नहीं होते क्योंकि क्रॉस, अच्छा मैं इसका एक रीजन, रियल रीजन आपको बताती हूँ। अगर क्रॉसओवर आप कराते हो तो आपको याद हो तो हम कहते हैं क्रॉसओवर अकर इन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। दो क्रोमैटिड आपकी कैसी रहती है, नॉन क्रॉसओवर रहती है। तो 4 क्रोमैटिड में से अगर 2 में आपने क्रॉसओवर कराया तो मैक्सिमम 4 गैमीट्स बन सकते हैं, जिसमें से 2 पेरेंटल होंगे, 2 रिकॉम्बिनेंट होंगे। मान लो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी रहती भी है कि हर बार एक रिकॉम्बिनेंट एक पेरेंटल, एक रिकॉम्बिनेंट एक पेरेंटल बन रहा है, तो टेल मी गाइस कितने रिकॉम्बिनेंट वाले पॉसिबल है? 4 में से तो 2 ही पॉसिबिलिटी है ना। तो 50% तो रिकॉम्बिनेंट है, 50% पेरेंटल है, 50 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता रिकॉम्बिनेंट। समझ आया अंकुर? क्या पॉसिबिलिटी 50 से ज्यादा कभी हो सकती है? उसकी कभी नहीं हो सकती जब वो बनी 4 में से 2 रहे हैं। राइट, तो पॉसिबिलिटी तो यही है ना कि वो 50 से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता। अब समझ आया? तो रिकॉम्बिनेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 50%। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको अच्छे से? तो रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी अगर 50 है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि अब देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्यों 50 कहा? क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपने 50% क्रॉसिंग ओवर की वजह से कहा है? यस गाइस, टेल मी दिस। क्या आपने 50% क्रॉसिंग ओवर की वजह से कहा है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी? Parental frequency 50%, recombination 50%. In the case of independent assortment, have you done said because of the crossing over? No. अगर यही तो मैं अभी समझा रही थी, जैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर आपका उन जीन्स के बीच में हो रहा है जो बेटा अलग अलग क्रोमोसोम पे है, तो 2 अलग अलग क्रोमोसोम पे तो क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकती ना। तो नॉन होमोलोगस के बीच में तो क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब वहां तो क्रॉसओवर होगा ही नहीं। इसका मतलब वहां तो गैमीट्स जो है इंडिपेंडेंटली, जीन्स जो है इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। तो कोई भी चांस हो सकता है ना, जो मेंडल ने समझाया था, एनी चांस विल बी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, जो हमने क्रोमोसोमल थ्योरी में पढ़ा। अब समझ आया? वहां क्रॉसिंग ओवर का कंसेप्ट नहीं है, वहां कंसेप्ट किसका है? वहां मेंडलिज्म का कंसेप्ट है। राइट, जिसकी वजह से 50% रिकॉम्बिनेंट आए। ठीक है, जब मेंडल समझा रही थी तो बताया था ना कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है। तो वो केस पॉसिबल है, इसीलिए 50% रिकॉम्बिनेंट आ रहे हैं।
वहां रिकॉम्बिनेंट आने का कोई लेना देना क्रॉसिंग ओवर से नहीं है। कंसेप्ट क्लियर? अब सब समझ आ गया है सबको अच्छे से? किसी को कोई डाउट? यस गाइस, एनी स्पेसिफिक डाउट टिल दिस पॉइंट? कंप्लीटेड? डन? राइट, फिर से रिपीट करूं एक बार या क्लियर है सबको अच्छे से? राइट, अगर किसी को कोई डाउट है तो क्लियर हो जाएगा अभी। नो क्लियर है? वेरी गुड। राइट, अंडरस्टूड टिल हियर? राइट, तो अब लिंकेज समझ आ गया अच्छे से? फाइन। अच्छा भाई फटाफट से क्वेश्चन लिखो, फिर टाइप ऑफ लिंकेज जल्दी से राइट अ क्वेश्चन। A cross has been made between a cross has been made between the sons of the A cross has been made between yellow starchy endosperm with green non-starchy endosperm. Cross has been made between yellow starchy endosperm and green non-starchy endosperm. Full stop के बाद, if test cross is made and progeny obtained as progeny जो आपको obtain हुई है yellow starchy equals to 620, yellow non-starchy equals to 120, green non-starchy equals to 380 and green starchy equals to 180. What would distance between Y and S? S capital between Y and S, where Y control the color, S control the starch. फटाफट से think about it and solve the question. थोड़ा सोचो फिर सॉल्व करो, मैं फॉर्मूला बताती हूँ। यस गाइस, कुछ आइडिया है कैसे सॉल्व करेंगे? Okay, anyone? 3 units. हाँ
And anyone else? Try to solve the question, please. सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश करो. .3 ओके 3.3. तो क्वेश्चन ने जो कहा है तो उसके हिसाब से चलिए. Now this is what I have given you the question. मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है. अच्छा, अब मुझे ये बताओ, इसमें से पेरेंटल कौन से, ये रिकॉग्नाइज किया सबसे पहले. पेरेंटल कौन से हैं, रिकॉम्बिनेंट कौन से हैं? एवरीवन एबल टू रिकॉग्नाइज दैट? यस. डिस्टेंस निकालने के लिए रिकॉम्बिनेंट निकालना जरूरी है ना, राइट. I will say distance between the genes equals to the combination frequency between the genes. Fine. And अब मैं निकालती हूँ इसमें से पहले रिकॉम्बिनेंट. येलो स्टार्ची पेरेंट का ट्रेट है, पेरेंटल. येलो नॉन स्टार्ची पेरेंट में तो नहीं मिल रहा था, रिकॉम्बिनेंट. ग्रीन नॉन स्टार्ची पेरेंटल, ग्रीन स्टार्ची रिकॉम्बिनेंट. अब अगर मैं निकालूं इसमें फॉर्मूला ध्यान से याद रखना. कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू total number of recombinants divided by total number of progeny आ जाएगा. तो अगर मैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालूं तो इट कम अप टू बी 120 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 120 plus 180 plus 680, sorry 620 plus ये आ रहा है. ऐसे किया क्वेश्चन. Yes everyone. All the question like this only. ठीक है, राइट. अब अगर मैं आंसर निकालूंगी तो मुझे आंसर मिल जाएगा इसका, राइट. सो द डिस्टेंस जो भी आएगा इक्वल्स टू, कैलकुलेट करो क्या आंसर आ रही है. ये आ रहा है 3.3. समझ आ गया क्वेश्चन कैसे करना है? एवरीवन अंडरस्टूड, राइट. पूरा कंसेप्ट अब क्लियर है अच्छे से. हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन, हाउ वी गेट द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. एनी डाउट्स स्टिल हियर? यस और नो? यस गाइस. रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे समझ कैसे आएगा? अभी सॉल्व करने में लगे हुए हो. डन? ओके, राइट. क्लियर है? गुड, वेरी गुड, राइट.
समझ आ गया क्वेश्चन? अब हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन ना आराम से। गुड। ओके, सब टाइप ऑफ लिंकेज में चलते हैं वापस। स्टार्टिंग विद द टाइप ऑफ लिंकेज। अब टाइप ऑफ लिंकेज की बात करें तो हमने कहा सबसे पहले जो हमारे पास आता है, राइट, दैट इज बीइंग द कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब when the two genes are present on the same chromosome at negligible distance between each other। अब ये मान लो कि दो क्रोमोसोम के ऊपर, एक क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन प्रेजेंट है, लेकिन उन जीन के बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है। अगर उन जीन के बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है तो उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन के चांसेस, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस नेग्लिजिबल है, इक्विवेलेंट टू जीरो है। They never have a chance of recombination. They never have a chance of crossing over. Right, that chance is equivalent to zero. Right, इसका मतलब इसमें recombinant type तो progeny में कभी appear होगा ही नहीं बेटा। अगर recombinant type appear नहीं होगा तो जितना भी appearance होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? Parental का। So they only have the 100% parental type appearance. Right, ये process है rare, लेकिन हम कहते हैं 100% parental हमें मिला। राइट, तो अब अगर मैंने कहा मेरे पास ये प्योर लाइन पेरेंट है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, क्रॉस में स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी, तो इससे तो फिक्स है मेरे पास एक गैमीट बना कैपिटल ए कैपिटल बी, इससे एक गैमीट बना स्मॉल बी, F1 आ गया कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल। राइट, अब जो मेरे पास F1 प्रोजेनी आ गई, जब मैंने इसका टेस्ट क्रॉस किया, बहुत ध्यान से देखना, जब मैंने इसका टेस्ट क्रॉस किया तो मैंने कहा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विद स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। जब मैं गैमीट बनाऊंगी तो मेरे पास कोई भी गैमीट रिकॉम्बिनेंट वाला तो बनेगा ही नहीं। इसका मतलब गैमीट कैसे बनेगा? सिर्फ और सिर्फ मेरे पास पेरेंटल वाला, और पेरेंटल गैमीट कौन से हैं? क्योंकि क्रॉसओवर नहीं कराओगे तो एज इट इज कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी बन जाएगा। कैपिटल ए कैपिटल बी एक बन गया, स्मॉल बी एक बन गया। सिमिलरली इसका भी स्मॉल बी बन गया, इसका भी स्मॉल बी बन गया। तो अब मेरे पास यहाँ पर आ गया कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। तो मेरे पास ये भी पेरेंटल, ये भी पेरेंटल, मीन्स ये दोनों डोमिनेंट वाले ट्रेट आ गए, ये दोनों रिसेसिव वाले ट्रेट आ गए। क्या मेरे पास कोई रिकॉम्बिनेंट टाइप आया बेटा? नहीं। तो इसका मतलब मेरे पास रेशो क्या आ गई? फिनोटाइपिक रेशो 1:1, जीनोटाइपिक रेशो 1:1। Right, on that basis can I say that the two genes are behaving as a single gene? ये दो जीन एक ही जीन की तरह बिहेव कर रहे हैं। राइट, अगर दो जीन एक ही जीन की तरह बिहेव कर रहे हैं तो क्या हमारे पास हो गया ना कि दे आर शोइंग कंप्लीट लिंकेज? यस, कंप्लीट लिंकेज। तभी तो डाई हाइब्रिड की टेस्ट क्रॉस की रेशो किसके सिमिलर आ रही है? मोनो हाइब्रिड के टेस्ट क्रॉस की रेशो के सिमिलर आ रही है। Right, the dihybrid test cross ratio similar to the monohybrid test cross ratio because the two are linked together, दो एक दूसरे के साथ लिंक है। अब समझ आया यहाँ तक का पॉइंट? अंडरस्टूड? राइट, अच्छा अब फटाफट से, राइट, जो यहाँ पर एक कंसेप्ट समझाओ। राइट, नेक्स्ट इसी के अंदर टेल मी द रेशियो फॉर F2 dihybrid if the two genes are completely linked। फटाफट से रेशियो कैलकुलेट करके बताओ। AB जीन लो, right, AB gene लो and tell me the F2 dihybrid ratio, phenotypic and genotypic दोनों, phenotypic ratio B, genotypic ratio B, F2 dihybrid। F2 dihybrid की phenotypic and genotypic ratio if both the genes are completely linked together।
क्या आएगा आंसर? Three is to one. Okay. 3:1 phenotypic. Rajul, 3:1 phenotypic. Genotypic ratio. Genotypic ratio. ओके गाइस, क्या कहा अब हमने इसमें? बहुत सिंपल है बेटा। राइट, F2 निकालना, ये सबको पता है हमारे पास। F1 ही आएगा, हमें क्रॉस सेल्फिंग करनी है ना। दैट इज व्हाट वी हैव टू बी डन। ठीक है, gametes by capital A small a capital B small equals to capital A capital B gamete बनाओगे। ठीक है, अब आपको इसके थ्रू स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल ए स्मॉल बी तो नहीं बनाना रिकॉम्बिनेंट। स्मॉल ए स्मॉल बी ये बनेगा गैमीट। ठीक है, ये गैमीट आ गए। अब यहाँ पर फ्यूजन कर दो। राइट, एक से ये आया, दूसरे से भी यही आएंगे, तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, एक सेकेंड, small b and small a small b small b। okay, right, means जो first three आए आपके, they are coming as dominant and next as recessive. So phenotypic ratio three is to one, लेकिन phenotypic ratio 1:2। ठीक है, राइट, सो phenotypic ratio 3:1 और genotypic ratio 1:1। राइट, ये रेशियो आ गई हमारे पास एंड दिस इज हाउ वी कम अप विद द कंप्लीट। समझ आ गया पॉइंट? याद रहेगा कंसेप्ट अच्छे से? फाइन एवरीवन। राइट, सो phenotypic ratio genotypic ratio अच्छे से कंप्लीटेड है यहाँ तक पॉइंट। किसी को कोई डाउट? फाइन, तो अब इसी में इसका लास्ट पार्ट पूरा कर लेते हैं और एक कंप्लीट लिंकेज फिनिश करते हैं। तो हमने कहा बेटा यहाँ पर द डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस yield the result of the monohybrid test cross as dihybrid F2 yield the result of the monohybrid F2. So the two genes are completely linked as a single gene. It's a very rare process observed in the male Drosophila में मिलेगा and female silkworm में मिलेगा। मेल ड्रोसोफिला और फीमेल सिल्कवॉर्म में मिलता है ये एलोसोमल ट्रेट के लिए। राइट, अच्छा अब मुझे ये समझाओ, फीमेल सिल्कवॉर्म तो मैं खैर आपको बाद में समझाऊंगी अगली क्लास में। राइट, मेल ड्रोसोफिला में क्यों मिलेगा? व्हाई इट इज ऑब्जर्व्ड इन मेल ड्रोसोफिला? एनी डाउट? कोई यहाँ पर पॉइंट जो क्लियर हो रहा हो? मेल ड्रोसोफिला में एलोसोमल ट्रेट के लिए कंप्लीट लिंकेज क्यों मिलेगा? व्हाई कंप्लीट लिंकेज इज ऑब्जर्व्ड इन द मेल ड्रोसोफिला फॉर एलोसोमल ट्रेट्स? यस, और इसके अलावा 1x इज प्रेजेंट। राइट, और x क्या, x के 1x की जगह अगर मैं कहूँ x का एग्जैक्ट रीजन, जो जीन x पे प्रेजेंट है क्या वो जीन y पे है? या जो जीन y पे प्रेजेंट है क्या वो x पे है? अगर एक दूसरे की काउंटर पार्ट पे जीन ही नहीं है, क्या उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है? तो डिस्टेंस जितना भी दे दो क्रॉस ओवर होगा ही नहीं। इसका मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इस पे डिपेंड कर रहा है। इस केस में क्रॉस ओवर तो हो ही नहीं सकता। राइट, क्योंकि जीन काउंटर पार्टी नहीं है। दैट्स व्हाई वी डिफाइन डिस्टेंस, इसी वजह से हमें डिफाइन। समझ आ गया पॉइंट सबको अच्छे से? कंप्लीट है यहाँ तक? फाइन, राइट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द कंप्लीट लिंकेज। सिल्कवॉर्म का निकाल के आना क्यों होता है ऐसा, एग्जामिनेशन में तो मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन एक बार इसको फिर भी एक बार पढ़ के आना। ठीक है, राइट, कंप्लीट यहाँ तक बचा पॉइंट अच्छे से? अंडरस्टूड? राइट, सो यहाँ आपका कंप्लीट लिंकेज खत्म होता है। अब सेकंड टाइप पे आते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज।
इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब क्या है? राइट, व्हेन द टू जीन्स आर प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। राइट, सो मोर द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स, राइट, क्या आ जाएगा आंसर? मोर द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स, more will be the recombination frequency, less will be the linkage. ठीक है, more the distance between the two gene, more will be the recombination frequency, less will be the linkage. Lesser the distance between the genes, more will be the linkage, less will be the recombination frequency. Right, considering the recombination frequency has to be less than 50%. 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, राइट, समझ आ गया? कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, दोनों पॉइंट्स अच्छे से। अच्छा, मॉर्गन ने जो क्रॉस ए क्रॉस बी में शो किया वो कंप्लीट लिंकेज है या इनकम्प्लीट लिंकेज है? मॉर्गन ने जो क्रॉस ए क्रॉस बी में शो किया इस कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज, क्या होगा वो? इनकम्प्लीट। वेरी गुड। भले आपका उसमें इनकम्प्लीट में देखा, एक में आपकी कैटेगरी कौन सी आ गई? 1.3% वाली, और एक में कौन सी आ गई? 37.2% वाली। ठीक है, राइट, उसी के साथ। अच्छा, जो बेटिसन पनेट ने एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था? इनकम्प्लीट लिंकेज और कंप्लीट लिंकेज? जो बेटिसन पनेट का था 7117 1771, इनकम्प्लीट। वंस अगेन, नो अभिषेक, नॉट अ कंप्लीट, इनकम्प्लीट। राइट, वहीं से मैं कपलिंग और रिपल्शन आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, राइट, समझ आया यहाँ तक का पॉइंट? राइट, सो इनकम्प्लीट लिंकेज क्लियर है। अच्छा, अब आपका मैं टॉपिक तो नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगी, कपलिंग रिपल्शन वाला, और एक टॉपिक बीच वाला हमारा रह गया है जिसकी स्लाइड मैंने छोड़ी हुई है। राइट, वो वाला टॉपिक भी है, तो आई विल कंप्लीट दैट इन द कमिंग क्लास। राइट, कल वाली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, कल में अगेन सॉरी थर्सडे वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे। राइट, थर्सडे वाली क्लास में वो वाला कंप्लीट करके, कपलिंग रिपल्शन कंप्लीट करके सेक्स डिटर्मिनेशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। असाइनमेंट मैंने भी आपको नहीं दिया, थर्सडे वाली क्लास तक आपको एक असाइनमेंट दे दूँगी। राइट, वो असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी करने हैं और यहाँ तक अच्छा पढ़ना है। हाँ जी, लीथल जीन ही है बेटा, लीथल जीन ही टॉपिक है बेटा, वो पढ़ाना है। बीच में जो रह गया ना एक टॉपिक आपका, लीथल जीन लिथैलिटी, वही टॉपिक है, वही पढ़ाना है। ठीक है, राइट, तो वही आपको मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि लीथल जीन ना मैं अभी इसीलिए रुकी हुई थी, मैं पहले करना भी नहीं चाहती ताकि सिकल सेल एनीमिया के साथ हो जाए। राइट, लेकिन मैं अभी एक बार डिस्कस करूंगी ताकि सिकल सेल एनीमिया में उस टाइम पे आपको याद करे। ठीक है, राइट, सो विल डिस्कस दैट राइट इन द कमिंग क्लास। वहां तक का पार्ट, यहाँ तक सबको क्लियर है अच्छे से? आज लिंकेज समझ आ गया? राइट, बच्चे कहते हैं इट्स अ डिफिकल्ट टॉपिक, राइट, लेकिन हाँ टॉपिक ईजी है, सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस ध्यान से समझना है। ठीक है, हाँ, नोट्स में बेटा आपको भेजती हूँ अभी। ठीक है, okay everyone, so revise till here, enjoy, right, study very well, we'll meet you in the coming class. ठीक है।